Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Dr. Kassar Mahmood, the resource person for Allama Iqbal Open University MA History, and today we are going to discuss unit number 4 of course code 5672 Ancient Cultures and Civilizations of India. डियर स्टूडेंट्स, जो यूनिट नंबर 4 है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से है। इसको हम इस लेक्चर में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडस वैली वर डिस्कवर्ड इन 1856 बाय अ रेल रोड क्रू, यानी एक रेल रोड बन रही थी तो उस क्रू ने यहाँ पर कुछ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो इंडस वैली की थी डिस्कवर की थी 1856 में, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जिसको हिल ऑफ द डेड भी कहा जाता है, बोथ साइड्स शेयर्ड अर्बन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल फीचर्स। यानी इनको अगर हम देखें तो दोनों जो हैं ये शहरी इलाके हमें नज़र आते हैं कि उस ज़माने की जो सिविलाइजेशन थी उसमें ये बहुत बड़े शहर थे। 3 miles in circumference with population of 40,000, और इसके जो आसार मिले हैं तकरीबन 3 miles सर्कमफ्रेंस के अंदर हैं, और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी जो पॉपुलेशन थी ये तकरीबन 40,000 के राउंड अबाउट थी। ये अगर आप देखें इस डायग्राम में तो आपको ये कुछ वाज़े हो जाएगा कि ये कौन कौन से रास्ते से ये लोग यहाँ पर आए हैं और किस तरीके से ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन सेटल हुई है। यानी इसका एक जो रास्ता है वो हम देख सकते हैं कि खुश्की का है और दूसरा पानी के ज़रिए भी ये आ सकते हैं। तो ये दो तरह से इनके रास्ते हैं। रूट्स ऑफ इंडस वैली बिगेन एज अर्ली एज 7000 BCE। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 7000 कबल मसीह इसकी जड़ें फैली हुई हैं, तो ये सिविलाइजेशन उस ज़माने में मौजूद थी। पॉसिबली बिगेन एज हर्डर्स वो मूव्ड इनटू द रिवर वैली ड्यूरिंग कोल्डर मंथ्स। और ये भी इसके बारे में एक मफरूज़ा है कि ये चरवाहे थे। हर्डर्स का मतलब होता है चरवाहे जो बकरियां चराते थे, और ठंडे मौसम में जब कोल्डर रीजन्स थे तो ये बकरियां चराते चराते इस इलाके की तरफ निकल आए। यानी अफ़गानिस्तान के रास्ते से वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा ठंडक हुई कि वहाँ पर बकरियां चराना नामुमकिन हो गया, तो ये इस इलाके की तरफ निकले और इन्होंने ये जगह डिस्कवर की। ओवर टाइम they may have decided to farm river watered lands of the valley. They began trading by boat along the Indus down into the Arabian Sea, into the Persian Gulf, and up to the Tigris and Euphrates and Mesopotamia. इनके बारे में ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब ये यहाँ पर आए तो इन्होंने यहाँ पर फार्म बनाना शुरू कर दिए, खेती बाड़ी शुरू कर दी, और चूँकि दरिया भी साथ मौजूद था और उस के पानी के ज़रिए ये अपने खेतों को पानी देते थे, और इस तरीके से फिर चूँकि यहाँ पर अरेबियन सी के ज़रिए ट्रेड भी आसान थी तो ये बहरी जहाज़ों के ज़रिए ट्रेड भी करते थे जो नियर बाई सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया की, फिर यूफ्रेट्स की तरफ यानी दरिया फ़ुरात के ज़रिए भी जाते थे, पर्शियन गल्फ़ की तरफ ये मूव करते थे। तो इस तरीके से इनकी ट्रेड भी होती थी। अभी हम डिस्कस करेंगे आर्टिफैक्ट्स, जिसमें क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स आ जाता है। क्राफ्ट्स ऑफ द इंडस वैली इंक्लूडेड पोट्री मेकिंग, डाइंग, मेटल वर्किंग इन ब्रॉन्ज एंड बीड मेकिंग। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें बर्तन मिले हैं काफ़ी मुख्तलिफ डिज़ाइन के। फिर हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि ये रंगने के हवाले से भी ये माहिर थे, यानी ये
कपड़े को भी रंग सकते थे, बर्तनों को भी रंग कर सकते थे, चमड़े को भी डाई कर सकते थे। मेटल के ऊपर भी काफ़ी काम हम देखते हैं, ख़ास तौर पर ब्रोंज़ के ऊपर, और मोती भी बनाने के ये माहिर थे। बीड मटेरियल्स इंक्लूडेड जेड फ्रॉम द हिमालय, lapis lazuli from Afghanistan, turquoise from Persia, amethyst from Mewar in India, and स्टीटाइट विच वाज फाउंड लोकली। यानी काफ़ी सारे ऐसे इनके बीड्स थे जिनके बनाते थे, ऐसे पत्थर थे जो हिमालय से ये हासिल करते थे, कुछ अफ़गानिस्तान से हासिल करते थे, कुछ ईरान से हासिल करते थे, मेवाड़ इंडिया से भी काफ़ी ये पत्थर हासिल करते थे, और कुछ ऐसे पत्थर थे जो जिस तरह स्टीटाइट जो एक पत्थर था ये लोकली भी इनको दस्तयाब था। Small sculptures in stone, terracotta, and bronze appear to represent priestly और गवर्नमेंटल officials। इसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मुजस्मे भी बने हुए हैं कि जिस तरह टेराकोटा यानी ये एक औरत की शबीह है, ब्रोंज के ऊपर भी ये बनी हुई है, पत्थर से भी ये बनी हुई नज़र आती है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है या तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल के मुजस्मे थे या फिर ये कोई इनके पादरी थे, कोई मजहबी रहनुमा थे जिनके ये मुजस्मे थे। डांसिंग गर्ल्स एंड परहैप्स मदर गोडेसेस, फिर डांसिंग गर्ल्स के मुजस्मे भी थे और शायद कुछ मदर गोडेसेस जो इनकी देवियां थीं उनके भी मुजस्मे इन्होंने बनाए हुए थे। Since there are no surviving texts to explain identities, these can only be guesses। और सबसे एक बड़ी बात यह है कि इसमें कोई टेक्स्ट हमें नहीं मिला, कोई रिटन कोई फॉर्म में कोई चीज़ नहीं मिली जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि ये क्या चीज़ें थी जो मुजस्मे की सूरत में इन्होंने डिपिक्ट की थी। तो ये अंदाज़े ही हैं जो गलत भी हो सकते हैं और दुरुस्त भी हो सकते हैं। ये देखें, ये सामने एक आपको मॉडल नज़र आ रहा है। डाइस एंड स्मॉल स्कल्पचर्स ऑफ बुलॉक कार्ट्स वर प्रोबेबली यूज्ड एज टॉयज एंड गेम्स। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये खिलौनों के तौर पर इस्तेमाल होते थे। द फर्स्ट नोन यूज ऑफ कॉटन एज अ फाइबर फॉर वीविंग टेक्सटाइल अकर्ड इन द इंडस वैली। और यहाँ से कुछ ऐसे भी आसार मिले हैं जिससे पता चलता है कि जो कॉटन है उसको धागे के तौर पर कपड़ा बुनने के लिए भी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया। इनकी एक और इम्पॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है इन सिटीज़ की वो है केयरफुली प्लान्ड सिटीज़। इन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ सिटीज़ बनाए हुए थे। ओरिजिनेटिंग अराउंड 2500 BCE, the thriving civilizations survived for around 500 years। 500 साल तक ये सिविलाइजेशन हमने देखी, ये सरवाइव करती रही अच्छे तरीके से। बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, टू ऑफ द लार्जेस्ट अमंग 500 साइट्स। ये जो 500 सबसे बड़ी साइट्स हैं ये उनमें से दो मेन हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। वर 3 miles इन सर्कमफ्रेंस विद अराउंड 40,000 पीपल। और ये तकरीबन इसका जो सर्कमफ्रेंस है ये तकरीबन 3 माइल्स के करीब है। और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 40,000 लोग यहाँ पर तकरीबन आबाद थे। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, ये सामने आपको कुछ इसके रिमेन्स नज़र आ रहे हैं। टू द नॉर्थ is a citadel or raised area. In Mohenjo-daro, the citadel is built on an architectural platform about 45 feet above the plain। यानी इसमें एक बुलंद जगह है जो आप कह सकते हैं कि उभरी हुई जगह है जो दूसरे जगह से थोड़ी सी बुलंद है। तो यहाँ पर ये कुछ तामीर करते थे और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कोई मुक़द्दस इमारत इनकी तामीर होती थी जिस तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ भी लगाई जाती थीं। और जो अगर मोहनजोदाड़ो की बात करें तो वहाँ पर तो तकरीबन 45 फीट अबव द प्लेन आर्किटेक्चरल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इमारतें या उनके रिमेन्स नज़र आते हैं।
On the summit was a huge communal bath. Next to the large bath was a huge open space, a granary where food was stored from possible floods. Fortified walls marked the southeast corner. इसमें हम देखें तो हमें एक कम्युनल बाथ नज़र आता है, एक ऐसा बाथ, गुसल खाना समझ लें कि जहाँ पर पूरी कम्युनिटी गुसल के लिए, चाहे वो मजहबी एतबार से कोई इनका मुक़द्दस गुसल था या फिर चाहे वो आम तरीके से गुसल करते थे, तो यहाँ पर एक स्विमिंग पूल की तरह का बाथ बना हुआ है और इसके साथ एक ओपन स्पेस है। और फिर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ पर ये सैलाब के दिनों में खुराक ज़ख़ीरा करते थे। यह आप इसी तस्वीर को बड़ा करके देख सकते हैं। सामने आपको वो प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है जो काफ़ी बुलंद है और ये तस्वीर के शुरू में आपको सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही हैं जो नीचे उतर रही हैं और यहाँ पर एक स्विमिंग पूल की तरह की कोई जगह आपको नज़र आ रही है। The lower city was laid out in a gridiron with the main street about 45 feet wide। यानी इसमें अगर आप गलियां देखें उसमें ग्रिड आयरन भी हमें नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि ये अपने मकानात की मजबूती के लिए इस्तेमाल करते थे और सड़कें काफ़ी कुशादा हैं, 45 फीट वाइड। प्राइवेट हाउसेस almost everyone with its own well, bathing space and toilet consisting of a brick seat over a drainage area। यानी इसमें ईंटों की एक सीट बनी हुई थी जिसको ये टॉयलेट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। फिर नहाने की जगह हर मकान के अंदर मिलती है और हर मकान के अंदर अपना कुआं था जो ये पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते थे। Brick lined drains flushed by water carried liquid and solid waste to sumps where it was carted away, probably to fertilize nearby fields। और आप अगर इनकी गलियां देखें तो उनके सेंटर में एक नाली नज़र आती है जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऊपर से कवर भी होती हो, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और ये इसके अंदर से पानी भी और जो सॉलिड वेस्ट है, जो फुजला वगैरह होता था, वो भी बैक कर जाता था और यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिर करीबी जो खेत हैं उनको ये पहुंचाया जाता था जहां पर ये खाद के तौर पर काम करता था। The town plan was regular, even fire baked bricks were uniform in size and shape। The regularity of plan and construction suggests a government with organization and bureaucratic capacity। अगर हम देखें इनके जो मकानात बने हुए हैं वो आपको एक ख़ास सीक्वेंस से नज़र आते हैं। इसका मतलब यह है कि टाउन प्लानिंग जो थी वो रेगुलर थी और जो फायर बेक्ड ब्रिक्स यानी ऐसी ईंटें जो आग में पुख्ता की गई थी वो भी यूनिफॉर्म साइज़ की आपको नज़र आती हैं, शेप भी उनकी एक जैसी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट थी या ब्यूरोक्रेसी थी और वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम कर रही थी लोगों को इन चीज़ों में कंटेन करने के लिए। No monumental architecture clearly marks the presence of a palace or temple। इसमें कोई मोनूमेंट या कोई मज़ार या कोई ऐसी इबादत गाह जो टेंपल के तौर पर, मंदिर के तौर पर या कोई बादशाह के लिए पैलेस हमें नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोग एक जैसे मकानात में रहते थे। देयर इज़ अ लिटल साइन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द प्लान और बिल्डिंग। लेकिन ये है कि हमें मकानात जो हैं उनसे हमें महसूस होता है कि जो इतने अमीर लोग नहीं थे उनके मकानात थोड़े से गरीब लोगों से मुख्तलिफ थे। इंडस वैली बरियल साइट्स, heads pointing to the north, some grave goods such as pots of food and water, small amounts of jewelry, simple mirrors and some cosmetics। अगर हम यहाँ पर देखें कि इंडस वैली से जो बरियल साइट्स मिली हैं जहाँ पर लोगों को दफन किया जाता था, तो उसमें हमें हड्डियों के साथ साथ जो चीज़ें मिली हैं उनमें ऐसे बर्तन जिसमें खाना ज़ख़ीरा किया जाता हो, पानी ज़ख़ीरा किया जाता हो, कुछ ज्वेलरी मिलती है, कुछ सिंपल मिरर्स भी मिले हैं और कॉस्मेटिक्स का कुछ सामान। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि ये लोग
ये समझते थे कि इनके जो मुर्दे होते हैं जो मर जाते हैं तो उनको उसके बाद भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये चीज़ें वो उनके साथ दफन करते थे। नो एक्स्ट्रा वेगेंट लाइक रॉयल बरियल्स ऑफ इजिप्ट और इवन ऑफ मेसोपोटामिया। लेकिन यह है कि हमें जिस तरह मिस्र में हमें रॉयल बरियल्स नज़र आते हैं कि बादशाहों को जिस तरह दफन किया जाता, ज़ेवरात उसके अंदर दफन किए जाते थे बहुत कीमती कीमती, उस तरह की यहाँ पर बरियल्स हमें नज़र नहीं आती। अभी हम कुछ डिस्कस करेंगे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। अमंग द 20,000 आर्टिफैक्ट्स uncovered, the extraordinary extremes of wealth and poverty of Egypt and Mesopotamia do not appear। यानी इसमें अगर हम देखें बहुत सारे हमें तकरीबन 20,000 आर्टिफैक्ट्स जो अनकवर हो चुके हैं, वो अगर देखें तो उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ हमें नहीं नज़र नहीं आती, कोई दौलत नज़र नहीं आती, कोई सोने के मुजस्मे इस तरह के नज़र नहीं आते जिस तरह मिस्र और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के अंदर मिलते हैं। अब हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। इंडस स्क्रिप्ट ऑन सील, टाउन प्लानिंग, a fortified citadel at most of the cities, houses with kitchens and wells, tanks of water reservoirs, use of standard weights and measurement throughout the civilization, presence of wheel made pottery, the practice of burying the dead। यानी अभी कुछ हमने डिस्कस भी किया है कि हमें जो सील्स हैं जो मोहरें हैं उनके ऊपर कुछ तस्वीरें भी नज़र आती हैं और कुछ स्क्रिप्ट्स नज़र आते हैं जो कि अभी तक पढ़े नहीं गए कि ये किस ज़ुबान से तल्लक रखते हैं। टाउन प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी नज़र आती है और एक उभरी हुई जगह जो बाकी जो जगह है उससे थोड़ी बुलंद थी वो भी हमें नज़र आता है। फिर इसके मकानात उसमें किचन भी उसके भी निशानात मिलते हैं। कुएँ, टैंक्स पानी स्टोर करने के लिए या वाटर रिजर्वायर के तौर पर वो भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ से जो वेट्स एंड मेजरमेंट मिले हैं, यानी जो पत्थर ऐसे मिले हैं जो बाट के तौर पर इस्तेमाल होते थे, वो हमें स्टैंडर्ड साइज़ के मिले हैं। इसका मतलब यह है कि इनके पास वेट्स एंड मेजरमेंट का भी निज़ाम अच्छे तरीके से काम कर रहा था। इसके अलावा जो हमें पोट्री जो मिली है, फिर उसके ऊपर जो नक्शो निगार मिले हैं या खिलौने मिले हैं, तो उसमें जो व्हील है वो हमने देखा है कि मौजूद है। इसका मतलब यह है कि ये पहिए के इस्तेमाल से भी वाकिफ थे। द प्रैक्टिस ऑफ बरिंग द डेड, और ये मुर्दों को दफन किया करते थे बाकायदा तौर पर, ये भी इनके यहाँ आम था। अब हम कुछ ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करते हैं। द इंडस पीपल वर ग्रेटली रिलायंट ऑन ट्रेड, तिजारत पर ये डिपेंड करते थे। दे ट्रेडेड विद मैनी डिफरेंट सिविलाइजेशंस लाइक पर्शिया, मेसोपोटामिया, चाइना। ये चाइना, पर्शिया और मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे। दे वर आल्सो नोन टू ट्रेड इन द अरेबियन गल्फ रीजन, सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया, पोर्शंस ऑफ अफगानिस्तान एंड नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। इसके अलावा ये भी अंदाज़ा है कि ये अरेबियन गल्फ रीजन, एशिया के जो सेंट्रल पार्ट्स हैं, फिर अफ़गानिस्तान का जो रीजन है उधर, फिर नॉर्थ और वेस्ट इंडिया जो है उस इलाकों में भी ये ट्रेड करते थे। सम गुड्स दैट वर ट्रेडेड वर टेराकोटा पॉट्स, बीड्स, गोल्ड, सिल्वर, कलर्ड जेम्स लाइक टर्क्वाइज एंड लेपिस लेजुली, मेटल्स, फ्लिंट्स, सी शेल्स एंड पर्ल्स। यानी इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। मोती थे जिसमें बर्तन थे, सोना, चांदी, फिर पत्थर थे कीमती, और मेटल्स, और इसके अलावा सी शेल्स, और इस तरह की चीज़ें ये ट्रेड करते थे। मज़हब की बात करें हम तो इंडस पीपल प्रोबेबली वर्शिप मदर गॉडेस इन एडिशन टू मेल एंड फीमेल डीटीज, कि ये मेल एंड फीमेल कुछ इनके खुदा थे और कुछ देवी देवता थे जिनकी ये पूजा करते थे। दे वर्शिप्ड अ फादर गॉड who might be a progenitor of the race and probably was a prototype of Shiva as the lord of the animals। यानी ये शिवा यानी शिवा जिसको आप कह सकते हैं, जिस तरह हिंदुइज्म में वो खुदा के तौर पर जाना जाता है, इनका भी कोई फादर गॉड था
जो कि तमाम इनकी नस्ल की हिफाजत करता था, और लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स भी कहा जाता था। दे वर फेमिलियर विद सम फॉर्म ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, और इबादत के लिए योगा को और कुछ रियाजत को, यानी अकेले बैठकर तन्हाई में कुछ वक्त गुजारना, इस पर ही ये इसी को अपनी इबादत समझते थे। They believed in some kind of a tree of life, which is depicted in the seals as a people or acacia tree, defended by a guardian spirit against an evil force symbolized as a tiger. In seals, the guardian spirit is depicted variously as a bull, a snake, a goat, a mythical creature or animal. इसके अलावा पीपल और जो अकेशिया का दरख्त था, कीकर का जो दरख्त था, ये इनके यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस रखता था। और कुछ ऐसी सील्स मिली हैं जिस पर इस पीपल और अकेशिया के जो दरख्त थे इनकी शबी मिली हैं। फिर इसके अलावा ये टाइगर, फिर इसके अलावा बुल, स्नेक, गोट, इन तरह की शक्लें में मिली हैं। इसका मतलब यह है कि इनको भी ये मजहबी एतबार से बहुत मुकद्दस गर्दानते थे। They mostly cremated the dead along with some objects as offering for use in their afterlives. जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये अपने मुर्दा लोगों के साथ कुछ ज़रूरत की अशिया भी दफन करते थे। इनका अकीदा था कि ये बाद में आने वाली ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल भी करेंगे। अब हम आते हैं इनकी सोशल लाइफ की तरफ। सबसे पहले मोड ऑफ ड्रेस, लिबास कैसा था इनका। बोथ मैन एंड वुमेन वोर वूलन एंड कॉटन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े, कॉटन के कपड़े ये पहनते थे। वुमेन ड्रेस्ड एंड डेकोरेटेड देयर हेयर विद कम्स, मैन लाइक टू कीप बियर्ड्स, औरतें जो हैं वो कंघी करती थी बाकायदा अपने बालों में, और मर्द जो हैं वो दाढ़ी रखना पसंद करते थे। जेवरात की बात करें, बोथ मैन एंड वुमेन वोर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर एंड शेल, यानी तांबे के जेवरात पहनते थे, ब्रॉन्ज के पहनते थे, गोल्ड, सिल्वर और जो सीपियाँ हैं उनके भी जेवरात ये बने हुए पहनते थे। वेरियस ऑर्नामेंट्स इंक्लूड नेकलेस, ईयर रिंग्स, एंकल्स एंड गर्डल्स। ये इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमें मिली हैं। नेकलेस, ईयर रिंग्स मिले हैं, गर्डल्स मिली हैं। दी रिच पीपल वियर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, और जो अमीर लोग थे वो कीमती धातें जिस तरह सोना हो गया, चांदी, कॉपर और ब्रॉन्ज, उनके जेवरात भी इस्तेमाल करते थे। अभी हम इनके पेशों के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर कल्टिवेटर्स, ये अपनी जो खेती बाड़ी है वो करते थे। दे टेम्ड एनिमल्स लाइक कोज, ऑक्सन, गोट, बुफेलोज एंड एलिफेंट्स, फिर जानवरों को ये सिधाते थे, टेम करते थे, उनको सिखाते थे। ऑक्सन्स को, कोज को, गोट्स को, बुफेलोज को, हत्ता के एलिफेंट्स को भी ये सिधाते थे। बिसाइड्स दे आल्सो ग्रू फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल भी उगाते थे, सब्जियां भी ये उगाते थे। द अदर ऑक्यूपेशन वाज स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन एंड वूल एंड एनिमल रेयरिंग। इसके अलावा ये जानवर पालते थे और फिर ये कॉटन और वूल के जो धागे से कपड़ा भी बुनते थे। जो फसलें ये प्रोड्यूस करते थे उनमें वीट, बार्ले, डेट्स, पीस, मस्टर्ड, मिलेट, बाजरा, कॉटन एंड ज्वार, ये सारी फसलें हैं जो आजकल भी इस इलाके में बहुत मशहूर हैं। ये फसलें उगाने के माहिर थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जंगली जानवरों को ये घरों में भी रखते थे, उनको पालते थे। इनमें ऑक्सन, एसिस, गधे शामिल थे, गोट्स, पिग्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स, ये सारे एनिमल्स थे जो वो अपने घर में पालते थे। कैमल बोन्स आर रिपोर्टेड एट कालीबंगन एंड रिमेन्स ऑफ हॉर्स फ्रॉम सरकोटेडा, ये दो जगह हैं जहाँ से हमें ऊंट और घोड़े की भी कुछ रिमेन्स मिले। इसका मतलब यह है कि ये ऊंट को भी और घोड़े को भी अपने घर में पालते थे। अब हम आते हैं स्पोर्ट्स एंड अम्यूज़मेंट के बारे में कि ये किस तरह अपने फ़ारग वक्त में क्या खेल खेलते थे, क्या तफरी का सामान था इनका। द पीपल ऑफ इंडस वैली हैव मोर इंटरेस्ट इन इंडोर स्पोर्ट्स, ये अंदर के जो खेल हैं उनको खेलने के माहिर थे।
दे लव एंगेजिंग इन डांस, डांस करते थे, म्यूजिक के माहिर थे। बिसाइड्स हंटिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, फाइटिंग वर देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। जानवरों और ये परिंदों के शिकार भी करते थे, और जो कुश्ती है वो भी इनमें एक अच्छे खेल के तौर पर मशहूर था। अब हम आते हैं इसके कुछ डाउनफॉल के काजेज देखते हैं। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि लॉ ऑफ नेचर, कि ये कुदरत का कानून है कि जिस सिविलाइजेशन को अरूज हासिल होता है उसको ज़वाल भी हासिल होता है। दूसरा यह है कि फ्लड, कि यहाँ पर कोई सैलाब आया होगा। फिर अर्थक्वेक, जलजला आया होगा। प्लॉग, ताउन की बीमारी फैली होगी। चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ द इंडस, और जो इंडस है उसका रास्ता तब्दील हो गया होगा। फॉरेन इन्वेजन, या बैरूनी हमला आवरों ने इनको हमला करके कमज़ोर किया होगा। जो बैरूनी हमलावर हैं उनमें अगर हम देखें तो आर्यंस जो है उनके निशान ज़्यादा मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1500 BCE, a nomadic and pastoral people who spoke the Indo-European language passed through the Hindu Kush mountains. They called themselves Aryan or noble people. यानी आर्यन 1500 कबल मसीह यहाँ पर आए, और ये भी खाना बदोश किस्म के लोग थे, पैदल चलते थे। और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हिंदुस्तानी और यूरोपियन लैंग्वेज का आप कह सकते हैं कि मिक्सचर था, वो बोलते थे। जब वो हिंदू कुश माउंटेन से गुजरे, दे एस्टैब्लिश स्मॉल होल्डिंग एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ थ्रू आउट नॉर्दर्न इंडिया, और इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बनाई। देयर माइग्रेशंस टुक प्लेस ओवर सेवरल सेंचुरीज। फिर जब ये लोगों को पता चला कि यहाँ पर रहने के काबिल जगह है, तो और ज़्यादा माइग्रेशन हुई और इनकी तादाद बढ़ती गई। अब हम देखते हैं कि आर्यंस का क्या इन्फ्लुएंस था हड़प्पन सोसाइटी पर। आर्यन माइग्रेशन टुक प्लेस ओवर सेवरल सेंचुरीज, काफ़ी सदियाँ लग गईं आर्यंस को यहाँ पर आने में, माइग्रेट होने में। देयर अराइवल वाज नॉट एन इन्वेजन और ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री कैंपेन। इट इज़ लाइकली दैट इंडो यूरोपियन माइग्रेंट्स क्लैश्ड विद ड्रेविडियंस पीपल सेटल्ड इन द हड़प्पन एरियाज। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कोई यहाँ पर हमला आवर के तौर पर नहीं आए थे, बल्कि ये यहाँ पर रहने के लिए आए थे। और फिर जब यहाँ के जो राशि लोग थे हड़प्पा के, उनके साथ इनके क्लैशेस हुए। बाय द टाइम आर्यंस एंटर्ड इंडिया, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैड ऑलरेडी ब्रॉट हड़प्पन सोसाइटी टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स। और जब आर्यंस यहाँ पर आए तो ये जो सिविलाइजेशन है ये पहले ही कोलैप्स की तरफ जा रही थी। ड्यूरिंग द सेंचुरीज आफ्टर 1500 BCE, Dravidians and Indo-European people intermarried and laid social and cultural foundations that influenced India society to present day. और जब ये इंडो यूरोपियन पीपल यहाँ पर आए तो इन्होंने यहाँ के लोकल लोगों के साथ शादियाँ भी बनाना शुरू की, और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने माशरती और सकाफती बुनियादें भी उस्तवार की। आर्यन सर्वाइव ऑन पेस्टोरल इकोनॉमी, शीप और गोट। ये चरागाहों की इकॉनमी जो है उस पर, जिसमें शीप पालना, गोट्स पालना, उस पर ये यकीन रखते थे। They especially prized their horses and cattle, but horses did not breed well in India, so they had to import animals from Asia. यहाँ के घोड़े को इतने अच्छे नहीं थे, तो ये अपने घोड़े जो हैं वो एशिया से दरामद करते थे। The Aryans consumed both dairy products and beef, गोश्त खाते थे। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और उनसे कुछ चीज़ें बनाकर इस्तेमाल करते थे। सेंचुरीज लेटर कैटल वुड बिकम सैक्रेड, और फिर काफ़ी अरसे के बाद जो मवेशी हैं वो इनके लिए मुकद्दस एनिमल्स का दर्जा रखना शुरू हो गए। The Vedas were collections of religious and literary poems and songs transmitted orally. फिर हमें यहाँ से वेदास मिलते हैं जो कि मजहबी और अदबी नज़्म का मजमूआ है, और सॉन्ग्स भी इसमें हैं। देयर वर 4 पार्ट्स, 4 हिस्से हैं इसके। ऋग्वेदा, अ कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स एड्रेस टू द आर्यन गॉड्स, यानी ऋग्वेदा आर्यन गॉड्स को ख़िताब किया गया है, और इसमें आप कह सकते हैं कि 1028 नज़में हैं।
आर्यन प्रेस्ट compiled the ऋग वेदा between 1400 and 900 BC। ये आर्यन जो पादरी थे उन्होंने ये 1400 से 900 सदी कबल मसीह ये तहरीर की हैं। It wasn't put into writing until about 600 BCE, लेकिन ये पहले ज़ुबानी था, ओरल था। इसको फिर 600 BCE में लिखना शुरू किया गया। अभी हम मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रीफली कंपेयर करते हैं। सबसे पहले डिफरेंसेस। मेसोपोटामिया की टाउन प्लानिंग हम देखते हैं। Built around distinct palaces and temples that were dedicated to the patron god goddesses. Most of the people lived in cities and towns. They had walls to protect their cities. यानी इनकी जो शहर हैं उनके इर्द गिर्द दीवारें नज़र आती हैं जिससे ये अपने शहरों को प्रोटेक्ट करते थे। फिर अपने महल ये तामीर करते थे, टेम्पल्स तामीर करते थे और गॉडेस और गॉड्स को ये डेडिकेट कर देते थे। और सिटीज़ एंड टाउन्स के अंदर ये मेसोपोटामिया के लोग रहते थे। जबकि इंडस वैली में दे वर बिल्ट टू ईस्ट ऑफ सिटाडल्स। ये सिटाडल्स यानी उभरी हुई जो जगह थी उनके ईस्ट की तरफ ये अपने मकान बनाते थे। टाउन्स वर प्लान्ड मोर सिस्टमेटिकली एंड इन ग्रिड पैटर्न। और जो टाउन्स थे वो अच्छी प्लानिंग से बनाए गए थे। पीपल लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस। लोग छोटे गांव के शक्ल में रहते थे। दे हैड वॉल टू प्रोटेक्ट देयर हाउसेस। और ये अपने मकानात को प्रोटेक्ट करने के लिए दीवारें बनाते थे, शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाते थे। वेपन्स की बात करें तो मेसोपोटामिया में एरो हेड्स, एक्सिस, नाइव्स, लांस, पॉइंट्स, स्वॉर्ड्स, डैगर्स ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। जबकि इंडस वैली से स्पीयर्स मिले हैं, फिर यानी नेज़े मिले हैं। पीपल्स ऑफ इंडस वैली वर वेरी पीसफुल। ये पीसफुल लोग थे कंपेयर टू मेसोपोटामियंस। सो द वेपन्स यूज वर मेनली फॉर एग्रीकल्चर। इनके ज़्यादातर वेपन्स ऐसे मिले हैं जो कि एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होते हों। इकॉनमी की बात करें तो मेसोपोटामिया ट्रेडेड प्रीशियस स्टोन्स, वो कीमती पत्थरों की तिजारत करते थे। जबकि इंडियन जो सिविलाइजेशन के लोग थे ट्रेडेड कॉटन, बीड्स, अदर आर्ट्स एंड ज्वेलरी इन इंडस वैली। कि ये मोती, कॉटन और दूसरे कुछ आर्ट्स और ज्वेलरी को ये ट्रेड करते थे। फूड फार्मिंग, grew flax and used it for oil, net cloth and food. Flax was major crop in Mesopotamian civilization. Flax को ये यूज़ करते थे, फिर उसके तेल निकाला करते थे, उससे तेल हासिल करते थे। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो मिलन्स, लिट्यूस एंड जर्र फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये वो इस्तेमाल करते थे और उनको खाते भी थे और उगाते भी थे। लैंग्वेज एंड आर्ट की बात करें तो अर्लीस्ट नॉन सिस्टम ऑफ राइटिंग मौजूद था मेसोपोटामिया में और जुरिडिकल लिटरेचर भी यहाँ पर मौजूद था। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, उसको समझा नहीं जा सका। इसके अलावा आर्ट वर्क इनमें था जिसमें कुछ मर्तबान के ऊपर, कुछ पोट्री के ऊपर कुछ नक्शो नगार मिलते हैं और कुछ राइटिंग्स मिलती हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट क्रिएटेड द व्हील। पहली दफ़ा व्हील मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर इस्तेमाल हुआ। जबकि दूसरी तरफ बात करें तो कॉमनली यूज एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी ये सील्स को इस्तेमाल करते थे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर। और फिर वेइंग सिस्टम और मेजरमेंट का सिस्टम इन्होंने बनाया। फिर ब्रिक साइज फॉर ऑल कंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म हमें नज़र आया। इसका मतलब यह है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। रिलीजन की बात करें तो मेसोपोटामिया में बिलीव दैट ईच टाउन सिटी इज़ प्रोटेक्टेड बाय गॉड, कि हर जो शहर है या कस्बा है उसकी हिफाजत खुदा करता है। पिरामिड टेम्पल्स वर अ कनेक्शन बिटवीन हेवन एंड अर्थ। और पिरामिड की शक्ल के जो टेम्पल्स बनाए गए ये कहा जाता था कि ये आसमान और ज़मीन के दरमियान एक राब्ते का बायस हैं। एवरी सिटी हैड इट्स ओन पैटर्न गॉड
goddesses who owned the city town, और हर शहर की अपने पैटर्न गॉड्स थे जो उनको महफूज करते थे, और ये सिटी और टाउन उनकी मलकियत समझा जाता था। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था कि शेप द बिलीफ ऑफ हिंदूज, ये हिंदूज के जो बिलीफ थे उन पर ये ज़्यादा करीब थे, यकीन रखते थे। बिलीव्ड इन हिंदुइज्म फ्रॉम 1700 टू 1100 BCE एंड बुद्धिज़्म एट 365। शुरू में तो ये हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, बाद में फिर बुद्धिज़्म यहाँ पर ज़्यादा फ्लोरिश हुआ। अभी हम देखते हैं सिमिलरिटीज़ कौन कौन सी थी इनमें। Houses were made of sun-dried bricks in both, दोनों में हमें ईंटें नज़र आती हैं जो धूप में खुश्क करके बनाई गई हों। In both civilizations, arrow was used and tools were made commonly of bronze, और जो एरोज हैं और जो टूल्स हैं वो ब्रॉन्ज के नज़र आते हैं। इकॉनमी डिपेंडेड मोस्टली ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, दोनों सिविलाइजेशन में इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड करती थी और ट्रेड पर भी। ऑल्सो ट्रेडेड विद ईच अदर एंड हैड बोट्स, इनके पास कश्तियाँ भी थीं। यही वजह है कि ये अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ के ज़रिए ये एक दूसरे के साथ ट्रेड भी करते थे। बोथ ग्रू बार्ले, वीट, डेट्स, फिग्स, पीस, ये कुछ इनकी फसलें थी। बार्ले जो वीट है, गंदम है, डेट्स हैं, फिग यानी अंजीर वगैरह हैं, पीस, ये सारे। प्रेयर्स, रिचुअल्स, पोट्री वर कॉमन इन बोथ, यानी इसमें हमें कुछ ऐसी इबादतें नज़र आती हैं, कुछ रिचुअल्स नज़र आते हैं जो मजहबी इनके आप कह सकते हैं कि तौर तरीके थे। फिर बर्तन बनाने का जो सिस्टम था वो दोनों तरफ एक जैसा नज़र आता है। इरिगेशन सिस्टम, राइटिंग सिस्टम, व्हील्ड व्हीकल्स वर यूज बाय बोथ, यानी आपाशी का निज़ाम दोनों में हमें मिलता है। राइटिंग सिस्टम मिलता है, हालांकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की राइटिंग है वो पढ़ी तो नहीं जा सकी, लेकिन ये मिलता है कि राइटिंग यहाँ पर राइज थी। दे बोथ हैड रिलीजियस हाइम्स फॉर सर्मनीज, और जो मजहबी तकरीबात होती थी उसमें ये कुछ ऐसी मजहबी आप कह सकते हैं कि हाइम्स ये नज़में पढ़ा करते थे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 4 था जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया इंडस वैली सिविलाइजेशन को, और फिर हमने इसको एज एन एग्जांपल या एज एन मॉडल हमने मेसोपोटामिया के जो सिविलाइजेशन थी उससे कंपेयर भी किया। और यही था आज का हमारा टॉपिक जो यूनिट नंबर 4 को कंप्लीटली डिस्कस करता था। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारे जो सवालात हैं उनके जवाबात मिले होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी इस तरह की मालूमाती वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए